हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, हमारे सुपर हिट नीट यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। बिल्कुल, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस डीप डाइव में। आज हम एनसीईआरटी के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर आपसे एक इंटरेस्टिंग स्टोरी शेयर करेंगे जो आपकी नीट यूजी एंट्रेंस एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल होगी, जिसकी मदद से आप करेक्ट प्रॉपर रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस भी सॉल्व कर पाएंगे। हाँ, और रीजनिंग क्वेश्चंस के लिए कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। सही कहा। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, कभी बार हम एनसीईआरटी रीडिंग करते समय हम ओवर थिंकिंग में चले जाते हैं या फिर बेटर कंसंट्रेशन से पढ़ नहीं पाते। कई बार तो हम 30-40 मिनट्स के टॉपिक को 2-3 आवर्स दे देते हैं और प्रोडक्टिविटी भी नहीं अच्छी होती। तो चलिए ओपन कीजिए अपनी एनसीईआरटी हमारे साथ। नाउ रीड इट विथ मैक्सिमम कंसंट्रेशन एंड मिनिमम टाइम में, जिससे आप मल्टीपल टाइम्स रिविजन कर पाएंगे। एग्जैक्टली। तो आज का हमारा टारगेट क्या है? आज का फोकस है फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स, चैप्टर 11। अगर हम इसे बिल्कुल सिंपल टर्म्स में डिफाइन करें तो ये एक फिजिको-केमिकल प्रोसेस है। राइट, फिजिको-केमिकल। मतलब इसमें फिजिकल एलिमेंट्स जैसे लाइट एनर्जी का एब्जॉर्प्शन और केमिकल एलिमेंट्स जैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का सिंथेसिस दोनों एक साथ काम करते हैं। और इस फिजिको-केमिकल प्रोसेस को डीपली समझने के लिए एक स्पेसिफिक साइंटिस्ट की नैरेटिव पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। देखो, इस डिस्कशन की शुरुआत एक ऐसी इंस्पायरिंग फिगर से होती है जिसने फोटोसिंथेसिस के मैकेनिज्म का पूरा बेस सेटअप किया था। अच्छा, कौन है वो? हम बात कर रहे हैं मेल्विन कैल्विन की। उनका जन्म अप्रैल 1911 में मिनेसोटा में हुआ था। ओके, 1911 मिनेसोटा। हाँ, फिर उन्होंने अपनी पीएचडी इन केमिस्ट्री यूनिवर्सिटी ऑफ मिनेसोटा से रिसीव की और उसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कली में प्रोफेसर ऑफ केमिस्ट्री सर्व किया। यूसी बर्कली में, राइट? लेकिन उनकी साइंटिफिक जर्नी में एक मैसिव टर्निंग पॉइंट आया वर्ल्ड वॉर II के तुरंत बाद। ओह, वर्ल्ड वॉर II। वो टाइम तो ग्लोबल डेविस्टेशन का था, स्पेशली हिरोशिमा और नागासाकी बॉम्बिंग्स के शॉक के बाद, है ना? पूरी दुनिया रेडियो एक्टिविटी के कैटास्ट्रोफिक इल इफेक्ट्स देख रही थी। तो कैल्विन का रिसर्च इससे कैसे कनेक्ट होता है? यही तो सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है। उस डेविस्टेशन के दौरान कैल्विन और उनके कोवर्कर्स ने, जिनमें J.A. बैशम भी शामिल थे। J.A. बैशम, ओके। हाँ, उन्होंने एक बिल्कुल अलग पर्सपेक्टिव अपनाया। उन्होंने डिसाइड किया कि रेडियो एक्टिविटी को एक बेनिफिशियल यूज पर लगाया जाए। वाओ! कैसे? उन्होंने C14, जो कि एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप है, उसको यूज करके कार्बन डाइऑक्साइड को लेबल किया। फिर इस लेबल्ड C14 कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रीन प्लांट्स को दिया। अच्छा, तो प्लांट के अंदर कार्बन कहाँ जा रहा है वो ट्रेस कर पाए होंगे। बिल्कुल सही। रेडियो एक्टिविटी की वजह से वो इस कार्बन का पूरा रास्ता ट्रेस कर पाए। बेसिकली उन्होंने ग्रीन प्लांट्स में शुगर और अदर सब्सटेंसेस के बनने का पाथवे कंप्लीटली स्टडी और मैप किया। अमेजिंग। उन्हें इसके लिए कोई रिकॉग्निशन मिला? हाँ, बिल्कुल। इस कार्बन एसिमिलेशन पाथवे की मैपिंग के लिए उन्हें 1961 में नोबेल प्राइज मिला। और आज उनके यही प्रिंसिपल्स रिन्यूएबल रिसोर्स फॉर एनर्जी और सोलर एनर्जी रिसर्च में अप्लाई होते हैं। तो कैल्विन ने ये शो किया कि प्लांट्स एक्चुअली लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं बाय ट्रांसफरिंग एन इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्गेनाइज्ड अरे ऑफ पिगमेंट मॉलिक्यूल्स और अपना शुगर खुद बनाते हैं। एग्जैक्टली। Which brings up a fundamental division in nature. अगर हम बिल्कुल बेसिक्स पर जाएं तो ऑटोट्रॉफ्स और हेट्रोट्रॉफ्स का एग्जैक्ट फंडा क्या है और फोटोसिंथेसिस अर्थ के लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? सही कनेक्शन है। देखो, ग्रीन प्लांट्स अपना फूड खुद सिंथेसाइज करते हैं सनलाइट की मदद से, इसलिए हम उन्हें ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। राइट। पर नेचर में बाकी सारे ऑर्गेनिजम्स, जिनमें हम ह्यूमंस और सारे एनिमल्स आते हैं, वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अपने फूड के लिए इन्हीं ग्रीन प्लांट्स पर डिपेंड करते हैं, इसलिए हम हेटेरोट्रॉफ्स हैं। मेक सेंस। और फोटोसिंथेसिस की इंपॉर्टेंस? फोटोसिंथेसिस लाइफ के लिए 2 मेजर रीजन से इंडिस्पेंसिबल है। पहला, इट इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ ऑल फूड ऑन अर्थ, और दूसरा, ये एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन रिलीज करता है। इस ऑक्सीजन रिलीज के बिना एरोबिक सर्वाइवल इम्पॉसिबल है। एब्सोल्युटली। इस कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म को डिटेल में समझने से पहले मैं सोच रही थी एक बार उन बेसिक स्कूल एक्सपेरिमेंट्स को याद करते हैं जो फाउंडेशन सेट करते हैं। गुड आइडिया। जैसे एक एक्सपेरिमेंट था वैरीगेटेड लीफ या ब्लैक पेपर पार्शली कवर्ड लीफ एक्सपेरिमेंट। इसमें एक लीफ को टेस्ट करते हैं तो प्रूफ मिलता है कि फोटोसिंथेसिस के लिए ग्रीन पार्ट्स और लाइट दोनों स्ट्रिक्टली रिक्वायर्ड है।
हाँ, और एक दूसरा एक्सपेरिमेंट था जिसमें टेस्ट ट्यूब के अंदर KOH सोक्ड कॉटन रखा जाता था। राइट। उस KOH एक्सपेरिमेंट का लॉजिक क्या था? वो लॉजिक बहुत सिंपल पर पावरफुल था। KOH की प्रॉपर्टी होती है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब कर लेता है। ओके। जब एक लीफ का आधा हिस्सा उस टेस्ट ट्यूब के अंदर होता है, वहां CO2 अवेलेबल नहीं होती। जब उस लीफ पर स्टार्च टेस्ट परफॉर्म किया जाता है तो ट्यूब के अंदर वाले पार्ट में स्टार्च टेस्ट नेगेटिव आता है। अच्छा, और बाहर वाले पार्ट में पॉजिटिव। एग्जैक्टली। ये क्लियर प्रूफ था कि CO2 इज डेफिनेटिवली रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। चलिए जल्दी से रिकैप 1 ले लेते हैं, एक क्विक 30 सेकेंड रिकैप फ्यूचर डॉक्टर्स के लिए, ताकि सब याद रहे। बिल्कुल। कैल्विन की स्टोरी में कीवर्ड्स याद रखने हैं: मिनेसोटा, PhD इन केमिस्ट्री, UC बर्कली, C14 रेडियो एक्टिव आइसोटोप, J.A. बैशम और 1961 का नोबेल प्राइज। राइट। ऑटोट्रॉप्स फूड बनाते हैं, हेट्रोट्रॉप्स कंज्यूम करते हैं। और 2 बेसिक एक्सपेरिमेंट्स ब्लैक पेपर एक्सपेरिमेंट ने प्रूव किया लाइट और ग्रीन पार्ट जरूरी हैं, और KOH एक्सपेरिमेंट ने प्रूव किया CO2 जरूरी है क्योंकि वो स्टार्च टेस्ट नेगेटिव देता है। परफेक्ट। अब हिस्ट्री की तरफ चलते हैं। Here's where it gets really interesting. मुझे बताइए कि आखिर स्टेप बाय स्टेप ये प्रोसेस डिस्कवर कैसे हुआ? साइंटिफिक कम्युनिटी को ये फैक्ट्स पता कैसे चले? इसकी एक पूरी क्रोनोलॉजिकल स्टोरी है जिसमें 5 प्रोमिनेंट साइंटिस्ट्स का मेजर रोल है। मैं सीरियल वाइज कहानी सुनाता हूँ बिना कोई एक्सपेरिमेंट मिस किए। ओके, मैं ध्यान से सुन रही हूँ। सबसे पहले आते हैं जोसेफ प्रीस्टली। उनका लाइफ स्पैन था 1733 से 1804। उन्होंने 1770 में एक सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए और 1774 में ऑक्सीजन डिस्कवर की। 1774 में ऑक्सीजन? उनका मेथड क्या था? उनका मेथड बड़ा फैसिनेटिंग था। उन्होंने एक क्लोज स्पेस लिया, एक बेल जार, और उसके अंदर एक बर्निंग कैंडल और एक माउस को रखा। नेचुरली कैंडल जल्दी एक्सटिंग्विश हो गई और माउस सफोकेट हो गया। क्योंकि क्लोज्ड एनवायरनमेंट में बर्निंग और ब्रीदिंग ने हवा को खराब कर दिया था। फिर उन्होंने क्या चेंज किया? प्रीस्टली ने उसी बेल जार में एक मिंट प्लांट रख दिया। इस बार रिजल्ट बिल्कुल अलग था। माउस अलाइव रहा और कैंडल जलती रही। उन्होंने एक हाइपोथेसिस फॉर्म किया, प्लांट्स रिस्टोर टू द एयर व्हाटएवर ब्रीदिंग एनिमल्स एंड बर्निंग कैंडल्स रिमूव। ओह, यानी प्लांट्स हवा को रीस्टोर करते हैं। उसके बाद टाइमलाइन में कौन आया? जैन इंजनहाउस, राइट? राइट। 1730 से 1799। सही कहा। इंजनहाउस ने प्रीस्टली का ही सेटअप यूज किया, लेकिन उन्होंने एक क्रिटिकल वेरिएबल इंट्रोड्यूस किया और वो था लाइट। लाइट? अच्छा, उन्होंने सेटअप को एक बार डार्क में रखा और एक बार सनलाइट में। उन्होंने शो किया कि सनलाइट इज एब्सोल्युटली एसेंशियल फॉर दिस प्लांट प्रोसेस। इंजनहाउस ने एक एलिगेंट एक्वाटिक प्लांट एक्सपेरिमेंट भी कंडक्ट किया। एक्वाटिक प्लांट? उसमें क्या मिला? ग्रीन पार्ट्स के पास स्मॉल बबल्स बन रहे थे, पर डार्क में ये बबल्स नहीं बने। लेटर उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि दीज बबल्स वर ऑफ ऑक्सीजन। वाओ। इससे क्लियर हुआ कि इट इज ओनली द ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट्स दैट कुड रिलीज ऑक्सीजन। उसके बाद 1854 में जूलियस वॉन सैक्स आए होंगे। हाँ, जूलियस वॉन सैक्स। उन्होंने 1854 में एविडेंस प्रोवाइड किया फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज व्हेन प्लांट्स ग्रो। ग्लूकोज यूजुअली प्लांट्स में स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होता है। अच्छा, ग्लूकोज और स्टार्च। और उनकी लेटेस्ट स्टडीज ने शो किया कि प्लांट्स में जो ग्रीन सब्सटेंस होता है, जिसे हम क्लोरोफिल कहते हैं, वो प्लांट सेल्स के अंदर स्पेशल बॉडीज में लोकेटेड होता है। इन स्पेशल बॉडीज को बाद में क्लोरोप्लास्ट्स का नाम दिया गया। राइट। फिर एंट्री होती है T.W. एंजलमैन की 1843 से 1909। उनका एक्सपेरिमेंट तो सच में माइंड ब्लोइंग है। इसे एक VIP पार्टी की तरह विजुअलाइज करते हैं। VIP पार्टी? वो कैसे? उन्होंने एक प्रिज्म यूज करके लाइट को उसके स्पेक्ट्रल कंपोनेंट्स में स्प्लिट किया। फिर एक ग्रीन एल्गा, जिसका नाम था क्लैडोफोरा, उसको एरोबिक बैक्टीरिया के सस्पेंशन में इल्यूमिनेट किया। हाँ, बिल्कुल। अब एरोबिक बैक्टीरिया वहीं जाएंगे जहां उन्हें ऑक्सीजन मिलेगी, राइट? तो एंजलमैन ने उन बैक्टीरिया को इंटेंशनली यूज किया टू डिटेक्ट द साइट्स ऑफ O2 एवोल्यूशन। एग्जैक्टली। और जब लाइट स्प्लिट हुई तो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि बैक्टीरिया मेनली ब्लू और रेड लाइट रीजन में एक्यूमुलेट हो गए। है ना, बिल्कुल किसी VIP पार्टी की तरह, जहां एरोबिक बैक्टीरिया रूपी गेस्ट्स सिर्फ ब्लू और रेड लाइट वाले डांस फ्लोर पर ही जमा होते हैं, क्योंकि वहीं सबसे ज्यादा एक्शन यानी ऑक्सीजन प्रोडक्शन हो रहा था। इस ऑब्जर्वेशन को फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ फोटोसिंथेसिस कहा गया। सही पकड़ा। और सबसे रिमार्केबल बात यह थी कि ये फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रम रफली क्लोरोफिल A
और बी के एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा से रिजेंबल करता था। आखिर में इस हिस्टोरिकल पजल का सबसे बड़ा पीस एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट ने रखा, कॉर्नेलियस वैन नील, 1897 से 1985। इन्होंने ग्रीन प्लांट्स पे नहीं बल्कि बैक्टीरिया पे स्टडी की थी ना? हाँ, पर्पल और ग्रीन बैक्टीरिया पर। वहां से उन्होंने डेमोन्स्ट्रेट किया कि फोटोसिंथेसिस इज एसेंशियली अ लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन। उन्होंने बताया कि इस रिएक्शन में एक सूटेबल ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड से हाइड्रोजन निकलता है और वो कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करता है। उन्होंने एक ब्रॉड इक्वेशन प्रपोज की थी। लेट मी रिकॉल, 2H2A plus CO2 in the presence of light gives 2A plus CH2O plus H2O। पर इस इक्वेशन का रियल इम्पैक्ट क्या था ग्रीन प्लांट्स की अंडरस्टैंडिंग पर? इसका प्रोफाउंड इम्पैक्ट था। वैन नील ने पॉइंट आउट किया कि ग्रीन प्लांट्स में H2O इज द हाइड्रोजन डोनर और वो O2 में ऑक्सीडाइज होता है, पर पर्पल और ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया के केस में H2S हाइड्रोजन डोनर होता है। अच्छा, तो उन बैक्टीरिया का ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट सल्फर या सल्फेट होता है, O2 नहीं? एग्जैक्टली। इस लॉजिक को अप्लाई करके वैन नील ने इन्फर किया कि ग्रीन प्लांट्स में जो O2 इवॉल्व होती है वो डायरेक्टली H2O से आती है, CO2 से नहीं। इस पाथ ब्रेकिंग कंक्लूजन को बाद में रेडियो आइसोटोपिक टेक्निक्स यूज करके डेफिनेटिवली प्रूफ किया गया। इस इंटायर हिस्टोरिकल प्रोग्रेशन के बाद ही हमें फोटोसिंथेसिस की ओवरऑल फाइनल इक्वेशन मिली। 6CO2 plus 12H2O in the presence of light gives C6H12O6 plus 6H2O plus 6O2। यहाँ C6H12O6 ग्लूकोज को रिप्रेजेंट करता है। और नोट करना है कि ये इक्वेशन कोई एक सिंगल रिएक्शन नहीं है। इट इज अ डिस्क्रिप्शन ऑफ अ मल्टी स्टेप प्रोसेस। बिल्कुल। फ्यूचर डॉक्टर्स, इन 5 अर्ली साइंटिस्ट को सीक्वेंस में याद रखने के लिए एक सिंपल निमोनिक नोट लीजिए। PISEV, P से प्रीस्टली, I से इंजनहाउस, S से सैक्स, E से एंगलमैन और V से वैन नील। सेंटेंस बनता है प्लांट्स इन सनलाइट एमिट वाइटल ऑक्सीजन। चलिए जल्दी से एक रिकैप टू लेते हैं। Let's do a rapid fire summary. Number 1, Priestley, mint plant, bell jar, oxygen discovery. Number 2, engine house, aquatic plant, sunlight is essential, oxygen bubbles specifically from green parts. Number 3, Sachs, 1854, glucose production evidence, starch storage, green substance in chloroplasts. Number 4, Engelmann prism, Cladophora algae, aerobic bacteria as oxygen detectors, blue and red light action spectrum. Or number 5, Von Neal, purple and green sulfur bacteria equation proved O2 comes from H2O, leading to the final multi-step equation. Perfect. Recap. अब हिस्ट्री क्लियर हो चुकी है, तो नेचुरली सवाल उठता है कि प्लांट के अंदर एक्चुअली ये बायोलॉजिकल फैक्ट्री कहाँ लगी है और इसमें कौन से कलर्स या पिगमेंट्स शामिल हैं। अगर हम सेल स्ट्रक्चर की डीप एनाटॉमी में जाएं, तो लीव्स के मेसोफिल सेल्स के अंदर लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट होते हैं। ये क्लोरोप्लास्ट यूजुअली मेसोफिल सेल्स की वॉल्स के पैरेलल अलाइन होते हैं। पैरेलल क्यों? इस स्पेसिफिक अलाइनमेंट का पर्पस ऑप्टिमम क्वांटिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट रिसीव करना होता है। एक बार क्लोरोप्लास्ट के अंदर जाएंगे तो एक कॉम्प्लेक्स मेम्ब्रेनस सिस्टम दिखेगा, जिसमें ग्राना, स्ट्रोमा लैमेले और फ्लूइड मैट्रिक्स स्ट्रोमा शामिल होते हैं। यहाँ एक क्लियर डिवीजन ऑफ लेबर फंक्शन करता है। डिवीजन ऑफ लेबर मतलब ड्यूटी स्ट्रिक्टली डिवाइडेड है अलग अलग पार्ट्स के बीच। करेक्ट। जो मेम्ब्रेन सिस्टम है उसकी कोर रिस्पॉन्सिबिलिटी है ट्रैपिंग द लाइट एनर्जी एंड सिंथेसाइजिंग ATP एंड NADPH। क्योंकि ये सेट ऑफ रिएक्शंस डायरेक्टली लाइट ड्रिवन है, इन्हें लाइट रिएक्शंस या फोटोकेमिकल रिएक्शंस कहते हैं। और स्ट्रोमा का क्या काम है? डार्क रिएक्शंस या कार्बन रिएक्शंस कहा जाता है। एक क्लैरिफिकेशन जरूरी है। डार्क रिएक्शन सुनकर ऐसा लगता है कि ये अंधेरे में होते हैं, पर एक्चुअली इनका नाम सिर्फ इसीलिए ये है क्योंकि ये लाइट पर डायरेक्टली डिपेंडेंट नहीं है, ये दिन में भी चलते हैं। बिल्कुल सही। नाउ व्हाट डज दिस ऑल मीन फॉर लीफ कलर? जब हम किसी लीफ को रैंडमली देखते हैं तो वो ग्रीन दिखती है, पर पेपर क्रोमैटोग्राफी क्या रिवील करती है? पेपर क्रोमैटोग्राफिक सेपरेशन ऑफ लीफ पिगमेंट्स क्लियरली दिखाता है कि लीव्स का कलर किसी सिंगल पिगमेंट की वजह से नहीं होता, बल्कि 4 डिस्टिंक्ट पिगमेंट्स होते हैं। 4 पिगमेंट्स कौन कौन से? पहला क्लोरोफिल ए, जो क्रोमैटोग्राम में ब्राइट और ब्लू ग्रीन दिखता है। दूसरा क्लोरोफिल बी, जो येलो ग्रीन होता है। तीसरा ज़ैंथोफिल्स, जो येलो कलर देते हैं। और चौथा कैरोटिनॉइड्स, जो येलो टू
येलो, ऑरेंज स्पेक्ट्रम में आते हैं। तो एसेंशियली एक लीफ के अंदर मल्टीपल पिगमेंट्स काम कर रहे हैं, पर एक्शन स्पेक्ट्रम और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम के कॉन्टेक्स्ट में इनकी हायरार्की क्या है? Chlorophyll A is the chief pigment associated with photosynthesis. अगर absorption spectrum analyze किया जाए तो chlorophyll A maximum light absorb करता है blue और red region में। और अगर action spectrum यानी actual rate of photosynthesis measure करें तो वो भी mainly blue और red region में ही highest होता है। अच्छा, ब्लू और रेड रीजन में। पर यहाँ एक ट्विस्ट है ना? एक्शन स्पेक्ट्रम और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ क्लोरोफिल ए में कंप्लीट 1-to-1 ओवरलैप नहीं होता। अगर क्लोरोफिल ए चीफ पिगमेंट है तो कंप्लीटली ओवरलैप क्यों नहीं हो रहा? बाकी पिगमेंट्स वहाँ आखिर क्या कर रहे हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट फिजियोलॉजिकल डिजाइन है। बाकी पिगमेंट्स जैसे क्लोरोफिल बी, ज़ेंथोफिल्स और कैरोटिनॉइड्स को एक्सेसरी पिगमेंट्स कहा जाता है। एक्सेसरी पिगमेंट्स, ओके। ये भी लाइट एब्जॉर्ब करते हैं और अपनी एनर्जी क्लोरोफिल ए को ट्रांसफर कर देते हैं। इनका डुअल पर्पस है। एक, ये इनकमिंग लाइट के वाइडर रेंज ऑफ वेवलेंथ को यूटिलाइज करने में हेल्प करते हैं, और दूसरा, सबसे क्रूशल, ये क्लोरोफिल ए को इंटेंस लाइट में फोटो ऑक्सीडेशन से प्रोटेक्ट करते हैं। वाह, यानी ब्लू ग्रीन, ज़ेंथो साउंड्स लाइक येलो, कैरोटिनॉइड्स वर्ड में ही कैरेट छुपा है यानी येलो ऑरेंज, और जो बचा वो क्लोरोफिल बी, येलो ग्रीन। Very effective visualization. Now we must transition to the actual machinery of the light reaction. Okay, let's unpack the light reaction और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, जिसे हम Z स्कीम भी कहते हैं। मेम्ब्रेन सिस्टम के लेवल पर ये मैकेनिज्म ऑपरेट कैसे करता है? Light reactions या photochemical phase में कई steps simultaneously चलते हैं। Light absorption, water splitting, ऑक्सीजन रिलीज और हाई एनर्जी केमिकल इंटरमीडिएट्स जैसे ATP और NADP का फॉर्मेशन। राइट। इस प्रोसेस के लिए पिगमेंट्स दो डिस्क्रीट फोटोकेमिकल लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्सेस यानी LHC में ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। इन्हें फोटोसिस्टम 1 यानी PS1 और फोटोसिस्टम 2 यानी PS2 कहते हैं। नोट करने वाली बात यह है कि इन्हें सीक्वेंस ऑफ डिस्कवरी के बेस पर नेम किया गया है, नॉट इन द सीक्वेंस ऑफ देयर फंक्शन। हर फोटोसिस्टम का स्ट्रक्चर कैसा होता है? हर फोटोसिस्टम में एक एंटेना होता है जिसमें हंड्रेड्स ऑफ पिगमेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं जो प्रोटीन से बाउंड होते हैं। इस एंटेना के सेंटर में एक रिएक्शन सेंटर होता है जहां सिर्फ एक सिंगल क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है। दोनों फोटोसिस्टम्स के रिएक्शन सेंटर्स सेम होते हैं क्या? नहीं, दोनों के रिएक्शन सेंटर्स का एब्जॉर्प्शन पीक अलग होता है। PS1 का रिएक्शन सेंटर P700 कहलाता है क्योंकि इसका एब्जॉर्प्शन पीक 700 nm है, और PS2 का रिएक्शन सेंटर P680 कहलाता है क्योंकि इसका एब्जॉर्प्शन पीक 680 nm है। वेट, लेट मी विजुअलाइज दिस Z स्कीम। इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट एक्चुअली होता कैसे है? एक हिल और स्टेयर्स का एनालॉजी लेते हैं। ठीक है, एनालॉजी के साथ प्रोसेस को समझते हैं। शुरुआत होती है PS2 से। PS2 का रिएक्शन सेंटर P680 nm वेवलेंथ ऑफ रेड लाइट एब्जॉर्ब करता है। लाइट आते ही इलेक्ट्रॉन्स एक्साइटेड होते हैं और एटॉमिक न्यूक्लियस से फादर ऑर्बिट में जंप करते हैं, जैसे एक बॉल हिल के ऊपर पुश हो गई हो। ओके। इन एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स को एक प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर पिक करता है। फिर ये इलेक्ट्रॉन्स डाउनहिल पास होते हैं थ्रू एन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जिसमें साइटोक्रोम्स होते हैं। ये मूवमेंट डाउनहिल इसलिए है क्योंकि इसे एक ऑक्सीडेशन रिडक्शन या रिडक्स पोटेंशियल स्केल पर मेजर किया जाता है। तो इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होकर ऊपर गया, फिर साइटोक्रोम्स की स्टेयर्स से अपनी एनर्जी लूज करते हुए नीचे PS1 तक आया। एग्जैक्टली। जब ये इलेक्ट्रॉन्स पास ऑन होकर पिगमेंट्स ऑफ PSI तक पहुंचते हैं, साइमल्टेनियसली PSI का रिएक्शन सेंटर P700 भी रेड लाइट ऑफ 700 nm एब्जॉर्ब करता है। वहां से भी इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट होते हैं और एक दूसरे एक्सेप्टर के पास जाते हैं जिसका रीडॉक्स पोटेंशियल और ज्यादा है। फिर वहां से कहां जाते हैं? फिर वहां से इलेक्ट्रॉन्स दोबारा डाउनहिल मूव करते हैं एक एनर्जी रिच मॉलिक्यूल NADP+ की तरफ। इन इलेक्ट्रॉन्स का एडिशन NADP+ को रिड्यूस कर देता है इनटू NADPH+H+। अगर हम इन सारे कैरियर्स को रिडॉक्स पोटेंशियल स्केल पर ड्रॉ करें तो एक क्लियर शेप बनती है। PS2 से ऊपर प्राइमरी एक्सेप्टर तक, वहां से स्टेयर से नीचे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होते हुए PS1 तक, फिर PS1 से वापस ऊपर दूसरे सेप्टर तक और फाइनली नीचे NADP+ तक। ये पूरा जिगजैग फ्लो एक Z शेप बनाता है, इसीलिए इसे Z स्कीम कहते हैं। बिल्कुल सही। पर एक क्लियरिंग सवाल बचता है।
अगर PS2 लगातार अपने इलेक्ट्रॉन्स चेन में भेज रहा है तो वो खाली क्यों नहीं हो जाता? उसके पास इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से आते हैं? उस गैप को फिल करने के लिए स्प्लिटिंग ऑफ वाटर का प्रोसेस वाइटल है। ये एसोसिएटेड है विद PS2 और थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन की इनर साइड पर होता है। इक्वेशन होती है 2H2O gives 4H plus O2 plus 4E-। अच्छा, यहां जो 4E- रिलीज होते हैं वही PS2 के रिमूव्ड इलेक्ट्रॉन्स को कंटिन्यूअसली रिप्लेस करते हैं और ऑक्सीजन इसी वाटर स्प्लिटिंग का डायरेक्ट नेट प्रोडक्ट है। ये हुई पूरी नॉन साइक्लिक प्रोसेस। पर हमने साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन दोनों पढ़ने हैं। फोटोफॉस्फोरिलेशन मतलब बेसिकली ATP का सिंथेसिस। इन दोनों में फंडामेंटल डिफरेंस क्या है? नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन वही Z स्कीम है जहां PS2 और PSI दोनों एक सीरीज में वर्क करते हैं। यहां ATP और NADPH+H+ दोनों सिंथेसाइज होते हैं। ये प्रीडोमिनेंटली मेम्ब्रेन या लैमेलाe ऑफ ग्रेना में फंक्शन करता है। और साइक्लिक फ्लो का आउटकम क्या है और ये कहाँ होता है? साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में सिर्फ PSI फंक्शनल होता है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में आगे NADP+ तक जाने के बजाय फोटो सिस्टम के अंदर ही सर्कुलेट करता रहता है। साइक्लिक फ्लो के दौरान सिर्फ ATP बनता है, NADPH+H+ नहीं बनता। लोकेशन क्या है इसकी? इसकी स्पेसिफिक लोकेशन स्ट्रोमा लैमेलाe है। स्ट्रोमा लैमेलाe की मेम्ब्रेन में PS2 और NADP रिडक्टेज एंजाइम दोनों नेचुरली लैक होते हैं, इसलिए Z स्कीम वहां पूरी नहीं हो सकती। साइक्लिक फ्लो तब भी डोमिनेंट होता है जब अवेलेबल लाइट की वेवलेंथ 680 nm के बियॉन्ड होती है, क्योंकि तब सिर्फ PSI एक्टिवेट हो पाता है। टाइम फॉर रीकैप 3। लेट्स लॉक दिस इन। नॉन साइक्लिक में PS2 और PSI दोनों एक्टिव हैं। Z स्कीम बनती है, ग्रेना लैमेलाe में होती है, ATP और NADPH दोनों प्रोड्यूस होते हैं। और साइक्लिक में सिर्फ PSI एक्टिव है, स्ट्रोमा लैमेलाe में होता है क्योंकि वहां PS2 और NADP रिडक्टेज लैक होते हैं। इलेक्ट्रॉन सर्कुलेट करता है और इसलिए सिर्फ ATP मिलता है। परफेक्ट। अब इस पूरे डिस्कशन का सबसे टेक्निकली कॉम्प्लेक्स हिस्सा आता है। हमने कहा ATP सिंथेसाइज होता है, पर मेम्ब्रेन के मॉलिक्यूलर लेवल पर मैकेनिज्म आखिर क्या है? इसे कीमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस कंप्लीटली एक्सप्लेन करता है। हमने कहा ATP बन रहा है, पर एग्जैक्टली कैसे? सो हाउ डज दिस ATP सिंथेस मशीन एक्चुअली टर्न ऑन? मैकेनिज्म क्या है? कीमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस स्टेट करता है कि ATP सिंथेसिस इज स्ट्रिक्टली लिंक्ड टू द डेवलपमेंट ऑफ अ प्रोटॉन ग्रेडियंट अक्रॉस अ मेम्ब्रेन। अगर हम रेस्पिरेशन से कंपेयर करें तो रेस्पिरेशन में प्रोटॉन्स माइटोकॉन्ड्रिया के इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में अक्यूमुलेट होते हैं, पर फोटोसिंथेसिस में प्रोटॉन्स थाइलाकॉइड के अंदर की तरफ यानी लूमेन में अक्यूमुलेट होते हैं। ये अक्यूमुलेशन क्यों होता है? ये अक्यूमुलेशन प्राइमरली 3 डिस्टिंक्ट रीजंस की वजह से होता है। रीजन 1, स्प्लिटिंग ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल। हमने अभी डिस्कस किया था कि ये मेम्ब्रेन की इनर साइड यानी लूमेन साइड पर होता है। हाँ, बिल्कुल। जब वाटर स्प्लिट होता है तो जो हाइड्रोजन आयंस यानी H+ प्रोड्यूस होते हैं वो सीधे लूमेन के अंदर जमा हो जाते हैं। ओके, तो रीजन 2 क्या है? इसका कनेक्शन प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से है, राइट? राइट। प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर आउटर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन पर लोकेटेड होता है। ये अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करते वक्त किसी नॉर्मल इलेक्ट्रॉन कैरियर को नहीं बल्कि एक H कैरियर को इलेक्ट्रॉन देता है। इस ट्रांसफर के लिए ये मॉलिक्यूल स्ट्रोमा से एक प्रोटॉन निकाल लेता है। अच्छा, जब ये कैरियर अपना इलेक्ट्रॉन मेम्ब्रेन की इनर साइड वाले अगले इलेक्ट्रॉन कैरियर को पास करता है, तब वो स्ट्रोमा से लाए हुए प्रोटॉन को ल्यूमेन में फोर्स करके रिलीज कर देता है। और रीजन 3 है NADP रिडक्टेज एंजाइम की लोकेशन। बिल्कुल, NADP रिडक्टेज एंजाइम मेम्ब्रेन की स्ट्रोमा साइड पर लोकेटेड होता है। जब Z स्कीम के एंड में NADP+ से NADPH+H+ बनता है, उस रिडक्शन फेज के लिए स्ट्रोमा से मैसिव अमाउंट में प्रोटॉन्स यूज अप हो जाते हैं। तो इन तीनों एक्शंस का कंबाइंड रिजल्टेंट इफेक्ट क्या हुआ? स्ट्रोमा में प्रोटॉन्स कम हो जाते हैं और ल्यूमेन में प्रोटॉन्स ड्रामेटिकली बढ़ जाते हैं। ल्यूमेन का pH अब्रप्टली डिक्रीज हो जाता है, एक मैसिव इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल ग्रेडियंट बन जाता है। पर इस ग्रेडियंट का ATP से क्या लेना देना? इस ग्रेडियंट का ब्रेकडाउन ही ATP सिंथेसिस का फंडामेंटल कॉज है।
इस ग्रेडियंट को ब्रेक करने का काम एक स्पेसिफिक एंजाइम सिस्टम करता है जिसे एटीपी सिंथेज कहते हैं। इसे मैं एकदम और टर्बाइन के फिजिकल एनालॉजी से एक्सप्लेन करती हूँ। सोचिए थाइलेकॉइड ल्यूमेन एक डैम है जहाँ प्रोटॉन्स रूपी पानी बहुत ऊंचाई तक इकट्ठा हो गया है। अब डैम का पानी बाहर निकलेगा तो एनर्जी देगा। एटीपी सिंथेज उस डैम के बीच में बना एक नैरो चैनल और टर्बाइन का सिस्टम है। ये एनालॉजी बिल्कुल फिटिंग है। इसके दो पार्ट्स होते हैं, CF0 और CF1। CF0 उस थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर एम्बेडेड होता है। ये एसेंशियली एक ट्रांस मेम्ब्रेन चैनल बनाता है जहां से प्रोटॉन्स का फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होता है स्ट्रोमा की तरफ। और जो दूसरा पार्ट है CF1, वो थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन की आउटर सरफेस यानी स्ट्रोमा साइड पर प्रोट्रूड करता है। जैसे ही प्रोटॉन्स इस नैरो CF0 चैनल से ग्रेडियंट ब्रेक करके स्ट्रोमा की तरफ फोर्स से आते हैं, जैसे डैम से पानी गिरता है, तो उनमें इतनी एनर्जी होती है कि वो CF1 पार्टिकल में एक कॉन्फॉर्मेशनल चेंज कॉज करते हैं। जैसे पानी गिरने से टर्बाइन घूमता है। एग्जैक्टली। ये कॉन्फॉर्मेशनल चेंज एंजाइम को एक्टिवेट कर देता है। एक्टिवेटेड एंजाइम एनर्जी यूज करके सेवरल मॉलिक्यूल्स ऑफ एनर्जी पैक्ड ATP सिंथेसाइज करता है फ्रॉम ADP एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। आउटस्टैंडिंग मैकेनिज्म। अगर समराइज करें तो चीमियोस्मोसिस के अकर होने के लिए स्ट्रिक्टली 4 कंपोनेंट्स चाहिए, एक मेम्ब्रेन, एक प्रोटॉन पंप, एक प्रोटॉन ग्रेडियंट और ATP सिंथेज। ये एब्सोल्यूट चेकलिस्ट है। यहीं पे लाइट रिएक्शन फेज अपना कोर ऑब्जेक्टिव पूरा कर लेता है। Along with the NADPH produced earlier, ये newly synthesized ATP immediately stroma में रिलीज हो जाता है। ये क्लियर इंडिकेशन है कि अब ये ATP और NADPH इमीडिएटली स्ट्रोमा में डार्क रिएक्शंस या बायोसिंथेटिक रिएक्शन में यूज होंगे। इनकी हाई एनर्जी यूज करके ही CO2 फिक्स किया जाएगा शुगर बनाने के लिए, जो मैकेनिज्म हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज हमने मेल्विन कैल्विन के पोस्ट WW2 डिस्कवरी से शुरू करके अर्ली साइंटिस्ट की क्रोनोलॉजिकल लिस्ट, फोटोसिंथेसिस की स्पेसिफिक साइट्स, वेरियस पिगमेंट्स, Z स्कीम और ATP फॉर्म करने वाले चीमियोस्मोटिक मैकेनिज्म को एग्जॉस्टिवली कवर किया। बिल्कुल, एक बहुत ही डिटेल्ड और इंटरेस्टिंग जर्नी रही आज। चलिए फ्यूचर डॉक्टर्स, कमेंट बॉक्स में आज का एक सिंपल सिंगल वर्ड आंसर दीजिए। देखते हैं रीजनिंग कितनी सॉलिड हुई है। सवाल ये है, कौन सा पिगमेंट डायरेक्टली एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ फोटोसिंथेसिस से सबसे ज्यादा ओवरलैप करता है और प्लांट का चीफ पिगमेंट कहलाता है? अपना आंसर सिंगल वर्ड में जरूर ड्रॉप करें। हम आपके आंसर्स का वेट करेंगे। अगर आपको इस NCERT चैप्टर की अंडरलाइंग स्टोरी लॉजिकली समझ आई और नीट एंट्रेंस एग्जाम रीजनिंग के लिए बेनिफिशियल लगी, तो हमारी YouTube चैनल को जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि हम प्योर नीट UG सिलेबस की ऐसी इंटरेस्टिंग और डिटेल नैरेटिव्स बना सकें। साथ ही कमेंट्स में अपना फीडबैक जरूर दीजिए कि आप और क्या चेंजेस चाहते हैं इन सेशंस में। अपने सजेशन जरूर शेयर कीजिए। जाते जाते इस बारे में सोचिए, अगर प्लांट्स के पास अचानक से उनके सारे एसेसरी पिगमेंट्स जैसे क्लोरोफिल B, ज़ैंथोफिल्स, कैरोटीनॉइड्स गायब हो जाएं, तो तेज धूप में सबसे पहला कैटास्ट्रोफिक केमिकल डैमेज कहां और क्यों होगा? थिंक अबाउट फोटो ऑक्सीडेशन। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। कीप रीडिंग, कीप रिवाइजिंग।